नमस्कार दोस्तों, आज हम एक वीडियो चालू करने जा रहे हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेशन है और पॉलिटिक्स से ज़्यादा करके आपको जानकारी मिलेंगी आखिर में पॉलिटिक्स है क्या। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो पूरा वॉच करिए ताकि आपको भी पता चले कि पॉलिटिक्स किस तरीके से होती है और इसका होने का कारण आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। तो हम शुरू करते हैं वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, हम लोग आए दिन कहते हैं कि जब तक करप्शन रहेगा देश का कुछ नहीं हो सकता। नेता चोर हैं, पैसा खाते हैं, बिके हुए हैं। तो ऐसा हम बोलते तो हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसी कौन सी ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज का यूज करके ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल डोनेशन करप्शन का जो गेम है ये काम कैसे करता है? ऐसी क्या मजबूरी होती है इन बिजनेसमैन की कि वृद्ध आश्रम और मंदिरों को छोड़ के ये नेताओं को सारा पैसा उठा के डोनेट करते हैं? एक पंखा भी अगर कोई मंदिर में लगवाता है तो चार चार जगह पे अपना नाम लिखवाता है कि इनके सौजन्य से या फिर उनके सौजन्य से। तो फिर हजारों करोड़ डोनेशन देने के बाद ये सारे के सारे बिजनेसमैन अपना नाम क्यों छुपाते फिर रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन इसको लाने के पीछे गेम क्या था? ऐसी क्या चीजें कोर्ट ने देखी कि जिसकी वजह से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के हटाना पड़ गया? और इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले जो नेता लोग थे वो पैसा घुमाने के लिए कौन सा सिस्टम यूज करते थे? ये सारी डिटेल्स आपको इस एक वीडियो में आज पता चल जाएंगी। और इस पूरे टॉपिक को आप मेरी पार्टी तेरी पार्टी इस तरीके से मत देखिएगा। ये देश का मुद्दा है, ये पैसा देश के डेवलपमेंट में काम आना था, तो इसको आप इसी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कोर्ट के जो जजमेंट है वो पढ़े हैं, रिसर्च पेपर, मल्टीपल न्यूज रिपोर्ट जो है वो सारी पढ़ी है, और सारे जजमेंट और पिटिशंस की जो कॉपी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बोलूंगा, जिन चीजों के प्रूफ्स अवेलेबल हैं वही आपके सामने रखूंगा, एक बार आप देख जरूर लीजिए। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। पूरे देश में रैली करनी होती है, पोस्टर्स लगाना, कार्यकर्ताओं का खाना पीना, पेट्रोल, और अगर कोई बिना शराब बिरयानी या बिना पैसे दिए ईमानदारी से भी इलेक्शन लड़ना चाहे तो भी करोड़ों लग जाते हैं। बिना पैसे के कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता। और पॉलिटिकल पार्टी कोई बिजनेस तो करती नहीं कि प्रोडक्ट बना बना के बेच रही है और फिर उससे मुनाफा बना रही है। पॉलिटिक्स तो एक समाज सेवा है। आपने देखा होगा अपने फेवरेट नेताओं की बायो में समाज सेवक लिखा होता है। तो जब इतना पैसा लगता है इलेक्शन में, तो इस हिसाब से तो सिर्फ अमीर ही इलेक्शन लड़ सकता है, गरीब पिछड़ा वर्ग जो है वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। तो फिर इक्वालिटी किस तरीके से हुई? और यही रीजन है कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने का कॉन्सेप्ट रखा गया, ताकि कोई ईमानदार हो, भले ही वो गरीब हो, और उसको लोगों का सपोर्ट हो, तो वो पावर में आना चाहे तो वो आ सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको डोनेशन दी जाती है। तो देखिए, ये तो हो गई थ्योरी की बातें। अब आते हैं ग्राउंड रियलिटी पे। देखिए, आजादी के बाद से ही ईयर 1951 में जब पहली बार इलेक्शंस हुए थे, तभी से इलेक्शन के अंदर डोनेशन इकट्ठा करने का जो गेम था वो शुरू हो गया था। उस टाइम पे भी यही होता था कि मैदान में जो पार्टी सबसे ज्यादा पैसा लेके उतरती थी उसको एडवांटेज होता था। और उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होती थी, तो जीतने के चांसेस भी इसके ज्यादा होते थे और डोनेशन भी कांग्रेस को ही ज्यादा मिलती थी। और उस टाइम पे बिरला और ठाकुरदास जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कांग्रेस को सबसे ज्यादा डोनेशन देते थे, और इस डोनेशन का जो फायदा होता था वो बिरला दास और ठाकुरदास को मिलता था। उस टाइम पे आरएसएस की भारतीय जनसंघ, अखिल भारतीय, सीपीआई, ये सब जो पार्टी थी ये उस टाइम पे छोटी थी, तो जब ये इलेक्शन में लड़ने जाती थी इनके पास बजट कम रहता था। उस टाइम में जितनी भी डोनेशन होती थी उसका 34% अमाउंट टाटास, बिरलास और ठाकुरदास जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये देते थे, और ये कांग्रेस के फेवर में रहते थे। और जनसंघ जो थी, जो आगे चल के बीजेपी बनी, इसको उस टाइम पे कोई फंडिंग नहीं देता था क्योंकि इनके जीतने के चांसेस कम रहते थे। उस टाइम पे बस एक बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया थे जो जिन्ना के ग्रैंडसन थे, बस ये डोनेट करते थे जनसंघ को, जो आगे चल के बीजेपी बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि डोनेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये उस टाइम से ही चला आ रहा है। इनफैक्ट आजादी से पहले भी बहुत सारे कॉमेंट्स होते थे डोनेशन को लेकर। जैसे 1943 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बार कह दिया था कि अपनी सुप्रीमेसी को बनाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी जी बड़े बिजनेसमैन और मनी मैग्नेट से मदद ले रहे हैं। तो देखिए, जब ये 1951 का जो पहला इलेक्शन हुआ था तो जीती तो कांग्रेस ही थी, लेकिन आजादी के बाद ये पहला वेल ऑर्गेनाइज इलेक्शन था। तो इसी टाइम पे इलेक्शन कैसे होंगे, क्या रूल्स होंगे, इसको लेके एक एक्ट पास किया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। इसका यही काम था कि इलेक्शन का जो प्रोसेस वगैरह डिफाइन करना, ये सारी चीजें उसमें होती थी। अभी जब बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई थी तो उसने इस एक्ट को भी चेंज किया था, अभी आएंगे उस पर भी। तो जब ये ईयर 1951 के इलेक्शन हो गए थे और लाइसेंस, लैंड एक्विजिशन को लेके पॉलिटिकल पार्टीज और कंपनी ओनर्स की रिलेशनशिप बननी चालू हुई थी, तो इसी बीच ईयर 1957 में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दी जाती है, इसका पहला मामला कोर्ट में रजिस्टर हुआ टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड के ऊपर। एक्चुअली क्या हुआ कि टाटा आयरन एंड स्टील का एक शेयर होल्डर था जयंती लाल रणछोड़ दास कोटीचा। तो इन्होंने शेयर होल्डर बनने के बाद टाटा की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट थी उसमें देखा कि टाटा जो है वो कांग्रेस को पैसा डोनेट कर रही है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोर्ट में जाके केस कर दिया कि ये हमारा पैसा है, हमसे बिना पूछे एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया जा रहा है। तो इस पे टाटा की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कोर्ट के अंदर ऑन रिकॉर्ड बोला कि हम कांग्रेस को इसलिए पैसा दे रहे हैं
ताकि कांग्रेस पावर में रहे, क्योंकि उससे हमारी कंपनी को फायदा है। इस पूरे केस की जो जजमेंट की कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है, एक बार आप पढ़िएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट हुई थी इसमें। अब देखिए, पॉलिटिशियन बनने के लिए तो कोई खास पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आम लोगों को नौकरी लेने के लिए एजुकेशन तो चाहिए ही, उसके साथ साथ हाई स्किल्ड भी होना पड़ता है। सिर्फ कॉलेज की डिग्री के बेसिस पे जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, जो हमेशा डिमांड में रहती है। मुझे खुद बीटेक करने के बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग से सीखनी पड़ी थी, तब जाके जॉब मिली थी। और अगर मैं अभी की बात करूं तो स्केलर आपको इस चीज में हेल्प करेगा अपने ऑफर्ड कोर्सेज के थ्रू। स्केलर के कोर्सेज करके आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटा साइंस की फील्ड में हाईली डिमांडेड प्रोफेशनल बन पाओगे, क्योंकि स्केलर के इंस्ट्रक्टर्स इंडस्ट्री के टॉप प्रोफेशनल हैं। कंपनीज डोनेशन दे रही है पॉलिटिकल पार्टीज को, इसमें कंपनीज को टैक्स में छूट देनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक पब्लिक वेलफेयर का काम है। लेकिन उस टाइम पे तो बात नहीं बनती है। फिर आगे चल के इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 13A, 80GGB और 80GGC इनको जोड़ा गया, जिसमें यह हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेट करोगे तो आपको 100% टैक्स में छूट मिलेगी। आप मंदिर में अगर अपना पैसा डोनेट करोगे तो टैक्स में आपको 50% की छूट मिलेगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप डोनेट करोगे तो 100% छूट मिलती है टैक्स में। पॉलिटिकल पार्टी ने अपने आप को मंदिर से भी ऊपर रखा है। तो अभी जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया था तो इस पर्टिकुलर एक्ट को भी चेंज किया गया था। ये सारी चीजें जो मैं अभी बता रहा हूं, ये भी आगे जाके जोड़ेंगी, तब ये सेंस बनाएंगी, तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा। तो इस टाइम पे ये सारे डिस्कशन चल रहे थे। अब इसी बीच क्या होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी स्वतंत्र नाम से, इसने क्या किया, इसने अपनी रैलीज वगैरह इंडस्ट्रीज जितने थे, जितने बिजनेसमैन थे, इनके सपोर्ट में बात करना स्टार्ट कर दी। जैसे इस पार्टी ने यह कहना स्टार्ट कर दिया कि बिजनेस जो है इसको गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होना चाहिए और फ्री बिजनेस होना चाहिए, इसके बारे में बात किया। और यह कहा कि जब मैं जीत के आऊंगा तो ये सब हटा दूंगा। अब इस चीज की वजह से जितने भी इंडस्ट्रीज थे और बिजनेस फर्म्स थी, ये सारे के सारे मिलकर इसी पर्टिकुलर पार्टी को डोनेशन देने लगे और चाहते थे कि यही पार्टी जीत जाए। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जब पैसा आता है तो पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग होती है, उसके जीतने के चांसेस बनते हैं। और ऐसा ही हुआ, ये जो पार्टी थी ये उभरने लगी। और 2-3 साल में ही जब ईयर 1967 में स्टेट इलेक्शन हुए तो इसका नुकसान कांग्रेस को बहुत भारी हुआ। उस टाइम पे कांग्रेस को 9 स्टेट में हरा देना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और इसके बाद भी ये जो पार्टी थी, इसको डोनेशन में कमी नहीं हो रही थी, इसको डोनेशन मिल रही थी। अब ये सारी चीजें इंदिरा गांधी जी 2 साल तक तो देखती रहती हैं, और जब चीजें हाथ से बाहर जाने लगती हैं तो ईयर 1969 में कंपनीज एक्ट के सेक्शन 293A को डिलीट करवा देती हैं। मतलब कि ये जो कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देती हैं, इसको ही बैन कर दिया जाता है। अब बिजनेसमैन जो थे वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट ही नहीं कर सकते थे। और कुछ ही सालों में इसका असर भी दिखा स्वतंत्र पार्टी जो थी उसके ऊपर। आने वाले कुछ ही सालों में ये पार्टी जो थी वो वीक हुई। अब कंपनीज जो डोनेशन करती थी इस पे बैन तो लग गया, लेकिन कंपनीज को अपना काम कराना था, लाइसेंस वगैरह होते थे उस टाइम पे, वो सब लेने होते थे। प्लस पॉलिटिशियन जो थे उनको भी पैसे की जरूरत होती थी। तो कंपनीज ने इसको लेके इलीगल तरीके निकाले पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देने के। और इस चीज का खुलासा हुआ एक छोटी सी गलती से। एक्चुअली एक कंपनी थी ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड नाम से, जिसमें दलपत राय मेहता नाम से एक आदमी शेयर होल्डर बनता है। और शेयर होल्डर बनते ही जब वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है तो देखता है कि 1,52,000 रुपीज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को एडवर्टीजमेंट के लिए दिए गए। अब वो देख के बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसको हमारी कंपनी एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे क्यों दे रही है। तो पता चलता है कि कांग्रेस एक बुकलेट या मैगजीन लॉन्च करती थी उस टाइम पे इंडिया के अंदर, उसमें एडवर्टीजमेंट देने के लिए कंपनीज कांग्रेस को पैसा दे रही थी। फिर ये बात जब बाहर निकलती है तो पता चलता है कि अकेली कंपनी नहीं है, ऐसी 180 कंपनीज और हैं जिन्होंने करीब 6 से 16 करोड़ रुपए दिए हैं कांग्रेस को एडवर्टीजमेंट के लिए। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि एडवर्टीजमेंट छापे ही नहीं जा रहे थे। फिर जितनी भी कंपनीज थी इनके ऊपर एलिगेशन लगे कि डोनेशन दे रहे हैं, इनके ऊपर कोर्ट केस भी चले। और दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन था, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके ऊपर कैश लेने के एलिगेशन लगने लगे कि ये लोग कैश जो ब्लैक में मनी लेके अपना काम चला रहे हैं। और कुछ पार्टीज ने तो उस टाइम पे ऐसा किया था कि बाहर से भी पैसा लेने लगी थी डोनेशन के नाम पे। तो ये सारी चीजें देख के ईयर 1976 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 लाया गया। इसमें यह था कि जर्नलिज्म, जुडिशरी और पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के बाहर से किसी से भी डोनेशन नहीं ले सकती। इसको भी याद रखिएगा, इसी की वजह से बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हुई थी रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी दोनों के बीच में। तो जब बाहर से भी डोनेशन लेना बंद हो गया, कॉर्पोरेट जो थे वो पहले ही डोनेशन नहीं कर पा रहे थे, कैश को लेकर वैसे इतनी सारी बातें हो रही थी, तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी इनके लिए बहुत दिक्कत खड़ी हो गई थी। और इलीगल वाला जो सिस्टम था इस डोनेशन के अंदर बहुत ज्यादा खड़ा हो गया था। तो ये सारी चीजों को देख के ईयर 1985 में राजीव गांधी जी कंपनीज एक्ट को दोबारा से अमेंड करते हैं और ये जो बैन किया गया था कि कंपनीज जो है वो डोनेशन नहीं दे पाएंगी पॉलिटिकल पार्टीज को, इसको हटा दिया गया ताकि ब्लैक मनी का इन्फ्लुएंस कम हो। अब ये जो कंपनीज थी इनको अलाउ तो कर दिया गया डोनेशन देने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन कुछ रूल सेट किए गए कि डोनेशन जो दी जाएगी उसके कुछ तरीके होंगे। जैसे ये नहीं है कि कितना भी अमाउंट उठा के सीधे डोनेट कर दो, इसमें लिमिट होगी। लास्ट ईयर का जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उसका जो एवरेज होगा उसका 5% से ज्यादा कोई भी कंपनी डोनेट नहीं कर सकेगी। और फिर आगे चल के जो 5% था इसको 7.5% कर दिया गया था। और उसमें भी एक कंडीशन ये लगा दी गई थी कि 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए अमाउंट। अगर 25,000 से ज्यादा आ रहा है प्रॉफिट का तो भी 25,000 ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और जो कंपनी डोनेशन देगी उसको अपनी एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट में बताना होगा कि उसने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना अमाउंट दिया। अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने 3
3 पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिए, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी। सबके बारे में एनुअल रिपोर्ट में मेंशन करना होगा कि किसको कितना पैसा दिया गया है। तो ये जो कंपनीज एक्ट था, इसको भी इलेक्टोरल बॉन्ड लाने के टाइम पे चेंज किया गया, अमेंड किया गया। अभी आएगा वो भी आगे। तो उस टाइम पे जब राजीव गांधी जी ने इस एक्ट को लागू किया तो यहां से एक नई दिक्कत शुरू हो गई। मान लो किसी बिजनेसमैन ने पॉलिटिकल पार्टी ए को डोनेशन दी और पॉलिटिकल पार्टी बी जीत गई। अब पॉलिटिकल पार्टी बी जो जीत के आई है वो कंपनीज को परेशान करती थी। ये बहुत बड़ी सिरदर्दी हो गई थी कंपनीज के लिए। अगर इलेक्शन में उनका दाव गलत निकल जाता था और कोई दूसरी पार्टी जीत जाती थी तो उनका पूरा का पूरा बिजनेस रिस्क पे आ जाता था। तो इससे बचने के लिए ईयर 1996 में टाटा ग्रुप ने एक तरीका निकाला। तो टाटा ग्रुप ने क्या किया, इनकी जो कंपनीज थी इनको मिला के एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाया। तो इसमें यह था कि अलग अलग कंपनीज मिलेंगी, वो पैसा इकट्ठा करेंगी डोनेशन के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को, और फिर वहां से ये जो डोनेशन होगी पॉलिटिकल पार्टीज को जाएगी। मतलब कि कंपनीज जो है वो डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा डोनेट नहीं करेंगी। कंपनीज और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक इलेक्टोरल ट्रस्ट होगा, ये एक बफर की तरह काम करेगा। तो इससे क्या होगी, जो कंपनीज थी वो एक सेफ जोन में आ गई थी और पॉलिटिकल पार्टीज इनको ज्यादा हरास नहीं कर पाती थी इलेक्शन जीत के आने के बाद। और इससे एक फायदा ये होता था कि जो शेयर होल्डर्स होते थे कंपनीज के, उनको भी नहीं पता चल पाता था कि कंपनी ने किस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी है। उनको बस इतना दिखता था कि इलेक्टोरल ट्रस्ट के अंदर पैसा गया है। तो टाटा ने ये जो इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाया था, इसकी सक्सेस को देख के बाकी जो कंपनीज थी उन्होंने भी छोटे छोटे इलेक्टोरल ट्रस्ट बना दिए इंडिया के अंदर, ताकि वो भी डोनेशन कर सके। और ये जितने भी इलेक्टोरल ट्रस्ट होते थे इनको सीक्रेट रखा जाता था, इनकी वेबसाइट नहीं होती थी, इनका कोई पब्लिक लिस्टेड नंबर नहीं होता था। और ये जो इलेक्टोरल ट्रस्ट होते थे अनरेगुलेटेड रहते थे, मतलब कि कंपनीज जो थी वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में चलाती थी। फिर आगे चल के गवर्नमेंट ने इसमें रेगुलेशन वगैरह बनाया कि कौन सी कंपनीज जो होगी वो एलिजिबल होगी ट्रस्ट खोलने के लिए, कुछ टैक्स बेनिफिट भी दिए जाएंगे। इन सब चीजों को लेकर गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर स्टेप इन किया और रेगुलेशन बनाया। अब इस टाइम तक इलेक्टोरल ट्रस्ट तो बन गए थे, लेकिन इसी पर्टिकुलर टाइम पे ब्लैक मनी और कैश वगैरह जो होता था वो पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया था। ऐसा हो गया था कि कैश के बिना कोई पॉलिटिकल पार्टी चल ही नहीं सकती, इलेक्शन ही नहीं जीत सकती। और कैश इकट्ठा करने में सबसे ज्यादा माहिर होते थे गुंडे, और इसीलिए उस टाइम पे नेताओं की पहली पसंद ये क्रिमिनल्स और गुंडे जो थे ये हो गए थे। एक तो ये भीड़ इकट्ठी करने में बहुत माहिर होते थे और ये कैश भी बहुत अच्छे से इकट्ठा कर लेते। ब्लैक मनी को मैनेज करना उसमें बहुत अच्छे थे। कुछ केसेस में तो उस टाइम पे बूथ कैप्चरिंग वगैरह भी होती थी, तो ये जो गुंडे और क्रिमिनल्स होते थे ये उसको भी बहुत अच्छे से मैनेज करते थे, इसलिए नेताओं की पहली पसंद थे। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा ये जो गुंडे और क्रिमिनल्स थे ये भी प्रोफेशनल होने लगे, इनमें से भी कुछ लोग पढ़े लिखे निकलने लगे। धीरे धीरे इनको भी रियलाइज होने लगा कि भीड़ मैं इकट्ठी कर रहा हूँ, पैसे मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, और सफेद कुर्ता पहन के फॉर्च्यूनर में ये लोग घूम रहे हैं। तो क्रिमिनल्स की एंट्री भी पॉलिटिक्स में यहीं से हुई। अभी तो ये हाल है कि 40% से ज्यादा हमारे एमपीज ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो ब्लैक मनी और कैश डोनेशन का जो गेम था ये भी बहुत हद तक जिम्मेदार था गुंडों की एंट्री करवाने में पॉलिटिक्स के अंदर। और जब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं तो ईयर 2002 में एडीआर जो कि एक एनजीओ है, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और वहां जाके कहता है कि राइट टू नो हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(a), और हमें जो नेता रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसके ऊपर कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं, उसके पास एसेट्स कितने हैं, उसकी फैमिली के पास कितना पैसा है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए ताकि एक इन्फॉर्म्ड वोटर की तरह हम लोग वोट करें। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल जाती है, जितने भी कैंडिडेट अब खड़े होंगे इलेक्शन के अंदर उनको अपनी डिटेल सबमिट करनी होगी, कितना पैसा है उनके पास, कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो ये चीज 2003 में लागू हो गई थी और तब से लेके आज तक जितने भी नेता हैं जब ये इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो ये सारी चीजें डिस्क्लोज करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग थी वो इसके बाद भी ऐसे ही चल रही थी। इनफैक्ट ब्लैक मनी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगा था। इलेक्शन के टाइम पे कैश की जो गाड़ियां होती थी वो पकड़ी जाती थी। और ये सारी चीजें देखते हुए सेम ईयर 2003 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट को अमेंड किया गया, जिसमें कैश डोनेशन के ऊपर लिमिट लगाई गई कि अगर कोई 20,000 रुपए से ज्यादा कैश में पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करता है तो उसको अपना नाम, पैन कार्ड, ये सारी डिटेल्स सेक्शन 29C ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत एनुअल रिपोर्ट में पॉलिटिकल पार्टीज को सबमिट करना होगा। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो 20,000 से अगर कम उनको डोनेशन मिल रही है तो उसके बारे में तो उनको कुछ नहीं बताना है, लेकिन अगर 20,000 से ज्यादा डोनेशन आ रही है तो पॉलिटिकल पार्टीज को जो बंदा वो दे रहा है, चाहे कंपनी दे रही है चाहे वो कोई इंडिविजुअल दे रहा है, उसकी डिटेल्स अपने पास इकट्ठी करनी है, उसका एड्रेस, पैन कार्ड, हर एक चीज डिटेल अपने पास इकट्ठी करनी है और इलेक्शन कमीशन में सबमिट करनी है। तो ये चीज इसलिए की गई ताकि ये जो कैश का जो गंदा गेम चल रहा था ये थोड़ा कम हो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि 20,000 से ज्यादा वालों को ही क्यों किया, जो 20,000 से कम दे रहे हैं उनकी भी डिटेल्स ले लेनी चाहिए थी। तो देखिए ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ जो कैश की लिमिट होती है उसको रखा जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नेता है वो रैली कर रहा है, उसको सपोर्ट की जरूरत है, तो लोग 10 रुपए, 100 रुपए ऐसे करके भी डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आसान नहीं है, तो इसलिए जो कैश की लिमिट है इसको रखा जाता है। पहले 20,000 थी लिमिट,
फिर जब अभी इलेक्टोरल बॉन्ड आए थे तो उसको चेंज कर दिया गया था, 2000 कर दिया गया था, अभी आएगा आगे। अभी रूल तो आ गया था कि 20,000 से ज्यादा अगर आप डोनेशन दोगे तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्लोज करनी होगी, लोगों को पता चलेगा कि किसने किसको डोनेट किया और क्या फायदा मिल रहा है। लेकिन नेताओं ने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया। ये अब क्या करने लगे, डोनेशन जो ये लेते थे उसको 19,500, 19,900 या फिर 18,800 ऐसे करके 20,000 से कम की डोनेशन दिखाने लगे। लेने नहीं लगे, दिखाने लगे। जैसे मान लो मुझे 40-50 लाख रुपए डोनेशन देने हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को और मैं चाहता हूं कि मेरा नाम ना पता चले, तो मैं क्या करूंगा कि मैं उनके ऑफिस में जाके कैश दे आऊंगा और पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना होगा, उनको बस 19,500, 19,900 ऐसे करके बस रसीदें काटनी होंगी और कोई पकड़दारी हो नहीं सकती, क्योंकि ये जो इनका अकाउंट वगैरह भी जो मेंटेन होता है, जो ऑडिटिंग होती है, वो इनका खुद का ही बंदा करता है। एक केस अगर आपको याद होगा, मायावती जी जो थी उनको 402 करोड़ कैश था उनके पास, उसके लिए क्वेश्चन किया गया था कि ये जो 402 करोड़ का आपका कैश है इसके बारे में आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये तो पार्टी फंड है। तो उनसे पूछा गया कि अगर पार्टी फंड भी है तो नाम तो बताओ कि आपको किसने दिया है। तो बताया गया कि ये 20,000 से कम के सारे डोनेशन है जो इकट्ठे हुए हैं 402 करोड़ के। तो ये जो 20,000 की कैश की लिमिट थी, इसको लेके भी बहुत सारे क्वेश्चन उठने लगे थे। और एक चीज और होती थी, इसकी वजह से क्या करते थे कुछ नेता, क्या करते थे अपनी जेब में पैसा रख लेते थे। मान लीजिए कोई 1,000 करोड़ रुपए देके गया तो 500 करोड़ तो पार्टी फंड में दे दिए, बाकी 500 करोड़ अपने पर्सनल स्विस बैंक अकाउंट जो इनके बाहर होते थे वहां पे ट्रांसफर कर देते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो पूरा सिस्टम था इसमें ब्लैक मनी का जो खेल था, इसको रोकना बहुत ही मुश्किल सा लग रहा था। इंडिया जो कि डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया में नंबर 1 पे है, उसको खुद ही कैश और ब्लैक मनी की प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा था। और पॉलिटिकल पार्टीज के जो अकाउंट होते हैं, जो इनके पास पैसा आता है, इनकी सबकी एनुअल एक ऑडिटिंग होती है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो 10 साल से बोल बोल के थक गया है कि जो पार्टी के पास जो पैसा आता है, ये जो डोनेशन वाले अकाउंट है इनके, इसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है। तो इसकी जो ऑडिटिंग है वो सीएजी के सजेस्टेड पैनल से करानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी है ये खुद ही ऑडिट करके बताती है कि हमने ये चीजें ली हैं और हमने कुछ गलत नहीं किया, मतलब कि बिल्ली से खुद ही रखवाली करवाई जा रही है दूध की। तो ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है इन सब चीजों को लेकर सुधार करने की कोशिश नहीं करती है, बल्कि मिलकर काम करती है ऐसे मुद्दों पर। एक भी पार्टी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो ये कह दे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट हो गया, जितनी भी हम डोनेशन ले रहे हैं सबकी सब डिस्क्लोज करेंगे, सबके नाम हम ओपन कर देंगे, ऐसा एक भी नहीं कहती है। तो देखिए ये तो एक बात हो गई कि कोई भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, हर कोई ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहता है। अब इसके बाद क्या होता है कि शुरू में मैंने आपको याद हो तो बताया था कि FCRA एक्ट 1976 लेके आई थी गवर्नमेंट। तो उस एक्ट को गवर्नमेंट 26 सितंबर 2010 को हटा के नया FCRA एक्ट 2010 लेके आती है। और ये जो नया FCRA एक्ट 2010 आया था, इसमें सेक्शन 54(1) के तहत जो पुराना FCRA एक्ट था 1976 वाला, उसको हटा दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसको अमेंड नहीं किया गया, उसको बल्कि हटा दिया गया। कहने का मतलब है कि जो पुराना FCRA एक्ट है 1976 वाला, अब वो बचा ही नहीं, उसकी जगह पे FCRA एक्ट 2010 आ गया। अब इसके 2 साल बाद जनवरी 2013 को क्या होता है कि एक NGO है जो कि मैंने पहले भी नाम बताया था, ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, तो ये नोटिस करता है कि 2 कंपनियां, एक स्टरलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड और दूसरी सीसा गोवा लिमिटेड, ये इंडिया में एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बना के बीजेपी और कांग्रेस दोनों को करोड़ों में डोनेशन दे रही है। तो ADR को इसको लेके थोड़ा सा डाउट होता है, तो इसके बारे में पता लगाते हैं। तो पता चलता है कि ये जो दोनों कंपनियां हैं, ये जो डोनेशन दे रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड बना के, इनकी जो कंट्रोलिंग पेरेंट कंपनी है ये एक ब्रिटिश कंपनी है जिसका नाम है वेदांता। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन और वेल्स में है। और स्टरलाइट और सीसा, ये जो 2 कंपनियां डोनेशन दे रही थी, इनके 50% से ज्यादा शेयर जो थे वो एक ब्रिटिश कंपनी के पास थे। मतलब कि डोनेशन इंडिया के बाहर से दी जा रही थी बीजेपी और कांग्रेस को। तो FCRA एक्ट के हिसाब से तो ये इलीगल एक्टिविटी हुई। तो इसी चीज को लेके ADR क्या करता है, दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL डाल देता है कि बीजेपी और कांग्रेस देश का जो लॉ है उसको तोड़ के बाहर से पैसा ले रही है और इन पे एक्शन होना चाहिए। तो जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो ADR की तरफ से 2 लॉयर थे और बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर देश के बेहतरीन 12 बड़े लॉयर की फौज खड़ी कर दी थी। इस पूरे जजमेंट की कॉपी जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, आप पढ़िएगा जरूर। अब आप सोच के देखिए, देश की 2 ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी जो हर मुद्दे पे अलग अलग बात करती है, वो इस पर्टिकुलर मुद्दे के लिए दोनों साथ में जोड़ी बना के आ जाती है। 1 साल ये केस चलता है और फिर 28 मार्च 2014 को हाई कोर्ट अपना जजमेंट सुनाता है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस को फॉरेन फंडिंग लेने के मामले में गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने सेक्शन 29B रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को वायलेट किया है और 6 महीने के अंदर इन दोनों पार्टी के ऊपर एक्शन लेने के लिए कह देता है दिल्ली हाई कोर्ट। तो अब कोर्ट ने कह दिया तो एक्शन तो होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस हाथ में हाथ मिला के पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास कराती है। ये जो FCRA एक्ट 2010 था, इसको चेंज कर देते हैं लोग। अब इससे हुआ ये कि ये जो डेफिनेशन थी फॉरेन कंपनी की, वो चेंज कर दी गई और एक ब्रिटिश कंपनी से ली गई इलीगल पॉलिटिकल फंडिंग अब लीगल हो गई। लेकिन ADR हार नहीं मानता, ADR फिर से हाई कोर्ट पहुंच जाता है और एक पिटीशन डालता है कि ये दोनों पार्टियों ने ये जो बिल लाके FCRA का कानून अमेंड किया है, ये तो 2010 वाला जो FCRA एक्ट था उसको अमेंड किया है, लेकिन डोनेशन तो इन्होंने 2010 से पहले भी ली है। अब दोबारा से पॉलिटिकल पार्टी फंस जाती है और इसके बाद फिर देश में
में वो होता है जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो एक्ट जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मतलब कि FCRA एक्ट 1976 एक्ट, जिसको इन्होंने पहले ही हटा दिया था, अमेंड नहीं किया था, हटा दिया था, उसको ये लोग पार्लियामेंट के अंदर बिल लाके चेंज कर रहे हैं। इस चीज को लेके हल्ला तो बहुत हुआ, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। ये तो इन दो पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो गई। हमारे इंडिया की जो 6 सबसे बड़ी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो 2013 में इनको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC ने पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर किया कि अब से ये जो 6 पॉलिटिकल पार्टीज है, ये RTI के अंदर आएंगी, ताकि जो आम जनता है वो RTI डाल के इनकी कोई डिटेल्स वगैरह अगर लेनी हो, कहां से पैसा ले रहे हैं या कैसे काम कर रहे हैं, तो वो आराम से ले सके। ये 6 की 6 पार्टी इस चीज के अगेंस्ट में एक साथ आ गई और साफ मना कर दिया। ADR के सुभाष चंद्र अग्रवाल हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस चीज को लेकर केस भी डाल रखा है, जो अभी तक चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जब इनको टैक्स में बेनिफिट चाहिए होते हैं, तब ये एक पब्लिक सब्जेक्ट बन जाते हैं, और जब इनको रूल्स फॉलो करने को बोला जाए, तब ये एक प्राइवेट एंटिटी की तरह एक्ट करने लगते हैं। ये लोग बिल्कुल भूल जाते हैं कि लोगों ने इनको रूल बनाने के लिए इलेक्ट किया है, तो वो रूल इन पे भी अप्लाई होंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि 2015 का टाइम आता है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 255th रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें कुछ शॉकिंग नंबर्स थे जो इन्होंने सामने रखे। इसमें पुराना जो 2009 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसको बेस बना के इलेक्शन एक्सपेंसेस को एनालाइज किया था। तो इसमें यह पता चलता है कि जो 20,000 से कम की डोनेशन अलाउ की गई है पॉलिटिकल पार्टीज को, इसकी वजह से ब्लैक मनी और कैश का जो गेम है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था इस इलेक्शन में, और इसको रोकना बहुत जरूरी है। ये देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, क्योंकि जितने भी डोनेशन आ रहे थे 75% सोर्सेज उनके अननोन थे। इनफैक्ट इनकम टैक्स एक्ट में भी ये रूल है कि अगर कोई पार्टी 20,000 से कम की डोनेशन दिखा रही है, तो उसको टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये लोग उस बेनिफिट को भी छोड़ने के लिए रेडी है, बस नाम नहीं पता चलना चाहिए, ताकि क्विड प्रो को, यानी इस हाथ ले उस हाथ दे वाली जो स्कीम है, वो सामने ना आ जाए लोगों के। ये जितनी कंपनियां हजारों करोड़ में डोनेशन देती हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है, जिसमें आम आदमी का भी पैसा लगा होता है। लोग दिन भर बैठ बैठ के शेयर मार्केट के पोर्टफोलियो बना रहे हैं, इधर हजारों करोड़ डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे ही दे दी जा रही है। जो आदमी शेयर होल्डर है, उसको तक को नहीं पता है कि जहां वो पैसा लगा रहा है, उसकी कंपनी जो है वो कहां पे पैसा डोनेट कर रही है, किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा डोनेट कर रही है। तो यहां से जो ट्रांसपेरेंसी को लेकर जो बातें थी, वो बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई थी। आम जनता जो थी वो भी कहने लगी थी कि हमको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो कहां से पैसा ले रहा है। और इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं, इलेक्शन कमीशन जो है उसने क्या किया था, ब्लैक मनी और ये जो कैश वगैरह जो इलेक्शन के टाइम पे घूमता है, इसको रोकने के लिए एक मॉनिटरिंग डिवीजन स्टार्ट किया था। इलेक्शन के टाइम पे जो वोट वगैरह खरीदे जाते हैं, इनको रोकने के लिए। और जब ये इन्होंने स्टार्ट किया तो बहुत सारे बढ़िया बढ़िया स्टेप भी लिए इन्होंने। 2010 में इन्होंने ट्रैक किया, और इनको जब पता चला तो यूपी के एक सिटिंग MLA को इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया था, 3 साल के लिए बैन लगा दिया था। ऐसे ही 2016 में इन्होंने क्या किया था, तमिलनाडु में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट में कैश और गिफ्ट देके वोट खरीदे जा रहे थे। ये सारे गेम चल रहे थे, तो इसको इन्होंने पकड़ लिया और जो इलेक्शन वहां पे चल रहा था उसको कैंसिल करा दिया और फ्रेश इलेक्शन करवाए। और इसकी सक्सेस को देख के इलेक्शन कमीशन जो था उसने लॉ मिनिस्ट्री को एक लेटर भेजा कि ये जो चीजें हम कर रहे हैं, इसमें हमें परमानेंट पावर दे दी जाए, ताकि हम ऐसे स्टेप लेके जो ब्लैक मनी है, जो कैश होता है, वोट खरीदे जाते हैं, हमेशा के लिए इस पे काम कर सके। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, इन्होंने क्या किया, लॉ मिनिस्ट्री को उल्टा लेटर भेजा, और ये जो इलेक्शन कमीशन की रिक्वेस्ट थी परमानेंट पावर अटेन करने की, इस रिक्वेस्ट को ही कैंसिल करवा दिया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ब्लैक मनी वगैरह है, ये सिर्फ इनके भाषणों में रहती है, इनके एजेंडे में नहीं रहती है। तो चलिए अब आते हैं ईयर 2017 में, जहां मेन मुद्दा स्टार्ट होता है इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो क्या होता है कि ब्लैक मनी का ये जो गेम वगैरह चल रहा था, कैश वगैरह की ये सब बातें हो रही थी, इससे लड़ने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर लेट अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में एक बिल लेके आते हैं और अपने भाषण में कहते हैं कि 70 साल के बाद भी पॉलिटिकल फंडिंग को ट्रांसपेरेंट करने का कोई तरीका नहीं आया है, और ये जो पॉलिटिकल फंडिंग है, इसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म लेके आए हैं, जिसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। It deals with transparency in political funding. Even 70 years after independence, the country has not been able to evolve a transparent method of funding political parties, which is vital to the system of free and fair elections. और सब लोग बहुत खुश भी हुए, क्योंकि इससे सबको लगा कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये जो कैश वगैरह का गेम चलता है, ये जो ब्लैक मनी है, ये सब खत्म होगी। क्योंकि इसमें सबसे पहली बात गवर्नमेंट ने यही कही थी कि ये जो 20,000 से कम कैश लेती है पॉलिटिकल पार्टी और उसमें नाम नहीं बताना होता है, उस लिमिट को कम करके अब हम 2,000 कर देंगे, ताकि ब्लैक मनी को रोका जा सके। दूसरी चीज इन्होंने क्या की, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड लॉन्च किए। ये ऐसे दिखते थे ये इलेक्टोरल बॉन्ड। तो अब इसके अंदर ये था कि अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देनी है, तो आप SBI की ब्रांच में जाओ। किसी भी ब्रांच में आप नहीं जा सकते, 29 ब्रांचेस थी SBI की, उनको ही ये काम दिया गया था। जैसे दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट वाली जो ब्रांच है, लखनऊ की हजरतगंज वाली जो ब्रांच है, ऐसी 29 ब्रांचेस थी इंडिया के अंदर। वहां पे जाके आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन इन ब्रांचों में गए और जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया। इसकी कुछ डेट डिसाइड थी, जैसे जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की 1 से 10 तारीख तक कोई भी
जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। और इनकेस इलेक्शन है तो 15 और 30 दिन की विंडो अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो खोल सकती है, उसके अलावा नहीं खरीदा जा सकता। और जब ये आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने जाओगे, अगर आपका एसबीआई के अंदर अकाउंट है तब तो ठीक है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी डिटेल्स होंगी एसबीआई के पास। इन केस एसबीआई में आपका अगर अकाउंट नहीं है तो उस केस में आपको केवाईसी करानी होगी, आपका नेम, एड्रेस, पैन कार्ड वगैरह ये सारे प्रूफ देने होंगे आपको। ये ऐसा एक फॉर्म मिलता है वहां पे जाके जिसमें सारी डिटेल्स भरनी होती है, और फिर इसके बाद आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को आप दे सकते हो, इसमें भी रूल थे। आप सिर्फ उसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के अंडर में रजिस्टर्ड हो और लास्ट जनरल इलेक्शन में 1% से ज्यादा वोट मिले हो, तो आप उस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दे सकते हो। और जब आप ये बॉन्ड एसबीआई से खरीद के अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को दोगे तो वो जो पॉलिटिकल पार्टी होगी वो एसबीआई की ब्रांच में जाएगी और उस पार्टी का जो डेजिग्नेटेड रजिस्टर्ड अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट होगा, उसमें एसबीआई जो है वो पैसा ट्रांसफर कर देगी। मतलब कि एसबीआई को बहुत अच्छे से पता होगा कि किसने बॉन्ड खरीदा है और कितने अमाउंट का खरीदा है। लेकिन एसबीआई के अलावा बाकी किसी को नहीं पता चल सकता कि किसने खरीदा है और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। और कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी को भी नहीं पता होगा कि उसको किसने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया या डोनेशन किसने दी है। और एसबीआई जो है वो आरटीआई के अंडर भी नहीं आता, तो कोई आम जनता भी आरटीआई वगैरह डाल के ये सब चीजें नहीं पता कर सकती। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड होगा इस पे कोई भी नाम वगैरह नहीं होगा, ये एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट की तरह एक्ट करेगा। मतलब कि जिसके हाथ में बॉन्ड चला गया उसका हो जाएगा। जैसे चेक होता है, डीडी होता है, उसमें नाम वगैरह मेंशन होते हैं, तो ये वो चीज नहीं है, ये करेंसी की तरह एक्ट करेगा। जैसे 500 का नोट होता है, अगर आपको पड़ा हुआ मिल गया तो आपका हो जाता है, ठीक उसी तरीके से बॉन्ड एक्ट करेगा। जिसके हाथ में पहुंच गया उसका हो जाएगा। मान लो आपने ये बॉन्ड खरीद के बीजेपी को देने गए ऑफिस में और रास्ते में आपसे किसी ने छीन के कांग्रेस के ऑफिस में दे दिया तो वो कांग्रेस के ऑफिस को चला जाएगा। तो कुल मिला के जो इलेक्टोरल बॉन्ड होगा ये करेंसी की तरह काम करेगा। बस ये जो करेंसी है वो पॉलिटिशियंस के पास ही चलेगी। और जिस पर्टिकुलर डेट से आप एसबीआई में ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदोगे उसके 15 दिन के अंदर ही ये जो बॉन्ड है ये आपको अपनी फेवरेट पार्टी को डोनेट करना होगा। और अगर 15 दिन में आप ऐसा नहीं करोगे तो ना तो पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा जाएगा, ना ही आपको रिफंड मिलेगा, और ये किसी काम का नहीं बचेगा इलेक्टोरल बॉन्ड। और इसका जो पैसा होगा वो पीएम केयर फंड में चला जाएगा। अभी तक ऐसे 146 बॉन्ड्स हैं जिनको 15 दिन से ज्यादा हो गया था, तो जिसका 20 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है जो पीएम केयर फंड में पहुंच चुका है। और जो आदमी ये बॉन्ड खरीदेगा उसको कोई टैक्स नहीं देना है। ये बॉन्ड जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएगा उसको कोई टैक्स नहीं देना है। और ये बॉन्ड जब एसबीआई में दिया जाएगा और जब कैश लिया जाएगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन ये जो बॉन्ड बनाया जा रहा है ये पूरा इसका ऑपरेशन है, इसकी सिक्योरिटी वगैरह मेंटेन करना, इसकी प्रिंटिंग वगैरह होगी, वो पैसा कहां से आएगा? तो वो पैसा आम जनता जो टैक्स देती है उससे पूरा कर लिया जाएगा। जो गवर्नमेंट है इसके ऑपरेशंस वगैरह को लेके एसबीआई को एक बार 8 करोड़ से ऊपर दे चुकी है। और इसकी जो प्रिंटिंग करवाई गई है वो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड से करवाई गई है। तो इसकी प्रिंटिंग के लिए भी गवर्नमेंट ने 1.90 करोड़ रुपीस इस कंपनी को दी है। तो देखिए ये तो हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कि इसको कैसे यूज किया जा सकता है, क्या प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि कंट्रोवर्सी किस चीज की है। और जिस दिन से इस बॉन्ड को लाया गया है उस दिन से ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, और वो क्या कंट्रोवर्सी है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहली चीज, जब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया तो कई सारे एक्ट्स जो थे उनको चेंज किया गया, जैसे कंपनीज एक्ट, आरबीआई एक्ट, आईटी एक्ट, आरपीए एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इन सब में चेंजेस किए गए, फिर इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया। तो सबसे पहले आरबीआई एक्ट की बात करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को आरबीआई एक्ट को चेंज करके लाया गया, और जब आरबीआई एक्ट को चेंज किया गया तो आरबीआई की कुछ पावर जो थी वो चली गई उनके हाथ से। जैसे पहले फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो था, करेंसी नोट थे, बॉन्ड थे, ये सिर्फ और सिर्फ आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे ही ये प्रिंट हो सकते थे। लेकिन इसके अमेंड होने के बाद एसबीआई के पास पावर आ गई कि वो भी प्रिंट कर सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड को। तो इस चीज को लेकर आरबीआई खुश नहीं था। दूसरी चीज, आरबीआई एक्ट जो है वो मनी बिल से बाहर है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको मनी बिल के थ्रू लेके आए और मनी बिल के थ्रू इसको अमेंड किया। तो इस चीज को लेके हल्ला हुआ कि आरबीआई एक्ट जब मनी बिल के अंडर आता ही नहीं है तो आप इसको मनी बिल के थ्रू कैसे अमेंड कर सकते हो। और ऑपोजिशन ने यह भी ब्लेम किया कि इसको जानबूझ के मनी बिल के थ्रू लाया गया है, क्योंकि रूल्स के हिसाब से अगर मनी बिल के थ्रू लाएंगे तो इसको राज्यसभा से अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उस टाइम पे राज्यसभा में गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो इसको रिजेक्ट होने का जो डर था वो खत्म हो गया। इस वजह से ऐसा किया गया, ये ऑपोजिशन का कहना था। दूसरी चीज, कंपनीज एक्ट जो था उसको चेंज किया गया। पहले जो लिमिट थी कि एक कंपनी जो है वो लास्ट 3 साल का जो प्रॉफिट का एवरेज होगा उसका 7.5% उतना ही डोनेट कर सकती है, तो ये जो लिमिट थी इसको कैंसिल कर दिया गया। यानी कि अब कोई भी कंपनी जितना उसका मन करे उतना डोनेट कर सकती है। मतलब कि अगर वो 100 रुपए भी कमा रही है तो भी वो 1000 डोनेट कर सकती है। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज थी वो ये थी कि गवर्नमेंट ने कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड हम लाए हैं ये आरबीआई
इलेक्शन कमीशन, इनके साथ हमने डिस्कशन किया है और इनके अप्रूवल के बाद हम लेके आए हैं। लेकिन ये जो चीज थी ये गलत निकल गई और ये चीज तब सामने आई जब आरबीआई और इलेक्शन कमीशन के लेटर लीक हो गए। इलेक्टोरल बॉन्ड होने से पहले ही 30 जनवरी 2017 को आरबीआई ने एक लेटर लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। ये उस लेटर की ओरिजिनल कॉपी है। इसमें आरबीआई ने कई सारे कंसर्न रेज किए थे। पहली चीज इसमें इन्होंने ये कही थी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये करेंसी की तरह है, तो इसको इशू करने का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का है। तो जो ये पावर आप एसबीआई को दे रहे हो इशू करने की, ये चीज गलत है। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जब मार्केट में आएंगे तो इससे जो ऑफिशियल बैंक नोट का जो ट्रस्ट है वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज इसमें आरबीआई ने ये की कि ये जो आपने आरबीआई एक्ट का सेक्शन 31 जो अमेंड किया है, इस चीज से सेंट्रल बैंकिंग का जो कोर प्रिंसिपल है उसको दिक्कत होगी। और दूसरी लाइन में लिखा है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी की आप लाए हो, इससे आप ट्रांसपेरेंसी भी अचीव नहीं कर पाओगे। आप कैसे पता लगाओगे कि बॉन्ड जिसने खरीदा है वही डोनेट कर रहा है? ये भी तो हो सकता है कि कोई आदमी ये बॉन्ड खरीदे और वो किसी और को दे दे और फिर वो जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दे। तो ये चीज आप ट्रैक कैसे करोगे कि जिसने खरीदा है, जिसने अपना केवाईसी दिया है, वही आदमी डोनेशन दे रहा है? ये भी तो हो सकता है कि केवाईसी कोई और कराए, वो बॉन्ड ले और फिर उसके बाद डोनेशन कोई और करे और इसकी वजह से ब्लैक मनी का जो कारोबार है वो घूम सकता है मार्केट के अंदर। और इसमें आरबीआई ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो आप लेके आए हो, इसकी वजह से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये भी वायलेट हो रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी जो है इससे वो कम नहीं होगी, इससे बल्कि और बढ़ने के चांसेस है। अभी जो लेटर आरबीआई भेजती है, इसके रिप्लाई में फाइनेंस मिनिस्ट्री भी जवाब देती है और सेम डे जवाब देती है। और ये जो जवाब देती है, ये लेटर भी आउट हो गया। इसमें दो मेन चीज थी जो कही गई थी। एक चीज तो ये कही गई थी कि जिस इंटेंशन और जिस पर्पस से इस बॉन्ड को लाया गया, आरबीआई उस चीज को समझ नहीं पाई है। और लास्ट में ये भी लिखा है कि अब बहुत लेट हो गया है, आरबीआई ने लेट बताया है, अब तो फाइनेंशियल बिल जो है वो भी प्रिंट हो चुका है। और आरबीआई का कहना था कि 2 दिन के अंदर ही उन्होंने रिप्लाई कर दिया था। तो ये तो हो गई आरबीआई की बात। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास मैटर पहुंचता है, तो इलेक्शन कमीशन भी लेटर लिखता है और वो जो लेटर था वो भी आरटीआई के थ्रू बाहर आ जाता है। ये उसकी कॉपी है। इसमें इलेक्शन कमीशन कहता है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद होना चाहिए और ये जो कंपनी एक्ट को चेंज किया गया है, यानी कि अमेंड किया गया है, इसमें कंपनी कितना भी डोनेट कर सकती है। ये बहुत ही डेंजरस है। इससे लोग शेल कंपनी बनाना शुरू कर देंगे, जिससे ब्लैक मनी मार्केट में और आएगी और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने के लिए लोग शेल कंपनियां खोलेंगे। A purchases bonds worth X amount, 100 crore. Yeah. A has to only physically hand over the bond to B, right? Or B gives it to C, who will in turn give it to a political party. Correct. There is no control over the transaction between A and B. Yeah. But this does not obviate the fact that people who are really behind it. Yeah. इसके बाद लॉ मिनिस्ट्री ने भी इस पे ऑब्जेक्शन किया कि 1% वोट का जो कॉन्सेप्ट इसमें रखा गया है, उससे जो छोटी पार्टी है उनको पैसा नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का भी वायलेशन करती है। तो इधर ये सारी चीजें चल रही थी। अब इसके बाद 27 सितंबर 2017 को आरबीआई दोबारा से कोशिश करता है और दोबारा लेटर भेजता है। ये उस लेटर की कॉपी है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग से लेके ब्लैक मनी मार्केट में कैसे फ्लोट हो सकती है वो सारे कंसर्न रेज किए गए हैं। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं कि इसमें क्या क्या दिक्कत आने की बातें हो रही हैं। मान लो कोई एक अननोन ग्रुप है जो इंडिया के अगेंस्ट में है, लश्कर तैयबा मान लो आप, उसके पास 500 करोड़ रुपए कैश है और वो चाहता है कि इंडिया के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, उसको कुछ पॉलिसीज में चेंज कराना है और उसको ये पैसा इंडिया के अंदर डोनेशन देना किसी पॉलिटिकल पार्टी को। तो दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे लक्समबर्ग हो गया, मोनाको हो गया, जहां आराम से कैश जमा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ज्यादा पूछताछ नहीं होती है। तो मान लो ऐसे ही किसी कंट्री में एंटी इंडिया ग्रुप जो है वो जाके पैसा जमा कर दें और उसके बाद वहां से और 1-2 कंट्री जैसे सिंगापुर वगैरह के जो बैंक हैं उसमें ट्रांसफर करके और फिर इंडिया के अंदर शेल कंपनी बना के वहां पे वो पैसा डाल दें और फिर वो शेल कंपनी बॉन्ड खरीद के एसबीआई से पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे और फिर आगे चल के कुछ रूल्स चेंज करने के लिए प्रेशर भी बनाने लगे। तो ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी चीज इसमें यह कही गई कि भले इंटेंशन अच्छी हो कि ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है गवर्नमेंट, लेकिन उसके बाद भी ट्रांसपेरेंसी इसमें अचीव नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें सारा जो डेटा है वो एसबीआई के पास है और एसबीआई जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट के अंदर ही आती है। एसबीआई का जो चेयरमैन होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करती है। चेयरमैन भी छोड़िए, कभी ऐसा होता है कि कोई रूलिंग पार्टी के अंदर कोई गलत नेता सेलेक्ट होकर आ गया और वो एसबीआई की किसी ब्रांच में फोन करके ये पता लगाने लगे कि कौन कौन से बॉन्ड आए हैं, उनके नंबर क्या हैं, किसने कितना पैसा दिया है, अपोजिशन को कितना पैसा दिया है, तो वो डिटेल्स उसके पास आ सकती हैं या फिर ना भी आए तो वो प्रेशर बना सकता है वो डिटेल्स लेने के लिए। तो इससे होगा क्या कि जो रूलिंग पार्टी रहेगी, चाहे वो अभी की हो चाहे वो आगे कोई रूलिंग पार्टी है, उसको एडवांटेज होगा। तो इसमें हो क्या रहा है, ना तो आम जनता को पता कि किसने डोनेशन दी, ना इलेक्शन कमीशन को पता कि किसने डोनेशन दी, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता कि किसने डोनेशन दी और ना ही ऑपोजिशन को पता कि किसने डोनेशन दी। सिर्फ 2 लोगों को पता चल सकता है, एक तो जो डोनेशन दे रहा है, दूसरा जो रूलिंग गवर्नमेंट होगी। दूसरा इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें कोई सीरियल नंबर नहीं होगा, सिक्योरिटी कोड नहीं होगा, ताकि रूलिंग गवर्नमेंट को भी नहीं पता चल सकता कि ये जो पैसा है ये किसने दिया है उसको। और अगर हम एक आइडियल केस ले लें जिसमें एसबीआई कोई डेटा किसी से शेयर नहीं कर रहा है और मान लेते हैं कि वो अपना काम बहुत सही से कर रहा है, तो उसके बाद भी एक दिक्कत है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसको लेबोरेटरी में चेक कराया गया और ये जो बॉन्ड था इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रे मारी गई
तो पता चला कि इसके अंदर एक सीक्रेट नंबर है। और इस चीज को लेके एसबीआई ने भी लेटर लिखा था जिसमें बोला गया था कि यूनिक कोड तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे कई सारी चीजें होंगी। एक तो ये जो फेक इलेक्टोरल बॉन्ड बना के भी कोई जमा कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो वो चीज खत्म होगी, इसलिए यूनिक कोड रखना बहुत जरूरी है। अब इस यूनिक कोड को रखने की वजह से ये जो पूरा ट्रांसपेरेंसी का गेम है यही जीरो हो जाता है। कोई भी बॉन्ड खरीद के पॉलिटिकल पार्टी से या जो कंपनीज हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकती हैं इस नंबर के थ्रू कि मैंने इस नंबर का बॉन्ड खरीद लिया, और फिर एसबीआई से वो डेटा ले ले और फिर आगे चल के अपने हक में पॉलिसीज करानी हो, कोई लाइसेंस लेना हो या फिर गवर्नमेंट बैंक से लोन लेके बाहर भागना हो, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसीलिए इसमें कहा गया कि इससे बढ़िया तो इलेक्टोरल ट्रस्ट ही था, उसमें कम से कम 20,000 से ऊपर वालों के नाम तो पता चल रहे थे सबको। तो इसके आने की वजह से तो कोई 100 करोड़ या 1000 करोड़ भी कोई दे दे तो भी नहीं पता चलने का किसी को, और इसका फायदा रूलिंग गवर्नमेंट को होगा। तो देखिए, इसको लाने से जो दिक्कत थी वो सॉल्व नहीं हुई। पहले भी रूलिंग गवर्नमेंट जो थी उसको ज्यादा पैसा मिलता था, अभी भी रूलिंग गवर्नमेंट जो है उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो मैदान में जब ये उतरते हैं तो रूलिंग पार्टी के पास 10 गुना ज्यादा पैसा होता है, तो ये एक फेयर गेम नहीं हो सकता। तो यही सारे रीजन है जिनको लेके जो ऑपोजिशन है वो सवाल उठा रहा है कि गवर्नमेंट ये गलत कर रही है, गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन कर देना चाहिए। ठीक वैसे ही प्रेशर बनाया जा रहा है जैसे 2008 में विकीलीक ने 500 मिलियन वाला केस बाहर किया था, तब उस टाइम पे भी ऑपोजिशन ऐसे ही खड़ा हुआ था कि ये गलत है, पीएम का रेजिग्नेशन चाहिए, ये गवर्नमेंट बिकी है। तो देखिए, प्रॉब्लम वही है कि सब लोग ब्लेम तो करते हैं लेकिन जब खुद सत्ता में आते हैं तो ठीक वही चीज करते हैं। पॉलिटिकल फंडिंग का जो केस है इसको लेके सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सिर्फ नाम के लिए हल्ला करती हैं, एक्चुअल में कोई ट्रांसपेरेंसी चाहता नहीं है। कोई पार्टी नहीं है जो कहती है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ब्लैक मनी रोकेंगे, जितने भी पैसे हमारे पास आएंगे, जो हमारे बैंक स्टेटमेंट होंगे, सब के सब पब्लिक के सामने डिस्क्लोज कर देंगे। ऐसा कोई भी अपने मैनिफेस्टो में ना पहले लिखता था ना अभी लिखता है। बस पहले भी बस हल्ला होता था नाम के लिए और अभी भी नाम के लिए हल्ला हो। लेकिन वही घिसा पिटा डायलॉग हर बार बोला जाता है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की वजह से डोनर की जान रिस्क पे आ जाएगी, इसलिए जो डोनेशन दे रहा है उसका नाम डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट हमेशा इसको काउंटर करते हैं कि जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो वहां पे राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो सबसे ऊपर होता है। दूसरी चीज, राइट टू लाइफ जो है वो इंसान के लिए होता है, कंपनी को, ह्यूमन बीइंग नहीं है, उसके लिए राइट टू लाइफ कैसा। देखिए, बात यह है कि इलेक्शन जीतने की जो नींव रखी जाती है ना वो इसी करप्शन के पैसे पे रखी जाती है। इसीलिए आप देखोगे नेता जीत के आने के बाद अपना हक समझता है करप्शन करना। लेकिन ट्रांसपेरेंसी जो है पॉलिटिकल फंडिंग के अंदर वो बहुत ही जरूरी है ताकि वोटर को पता हो कि जिस पार्टी को वो वोट कर रहा है वो किससे पैसा ले रही है। मान लीजिए कंपनी ने एक पर्टिकुलर ईयर में डोनेशन दी है, उसके आने वाले सालों में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, एकदम से ऊपर पहुंच गई है या फिर नहीं पहुंची है, एटलीस्ट ये चीज पता तो चलेगी गेम क्या चल रहा है। अब एक एग्जाम्पल के लिए आप मान लो जैसे टोबैको कंपनीज है, इनकी भी लॉबी है, इनके पास बहुत पैसा है, भर भर के डोनेशन करते हैं। मान लो हजारों करोड़ देके किसी पार्टी को जितवा देते हैं इलेक्शन, और मान लो पार्टी जीत के गवर्नमेंट बना लेती है, और मान लो उसी गवर्नमेंट को यह डिसीजन लेना है कि कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत लोगों की जान जा रही है, आम आदमी इसके चपेटे में आ रहा है। तो गवर्नमेंट जो टोबैको कंपनी से डोनेशन लेके जीत के आई है वो आपको क्या लगता है, वो टोबैको को बैन करेगी या फिर आम आदमी का सोचेगी? तो इसीलिए डोनेशन के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है उसका होना बहुत जरूरी है। तो जब गवर्नमेंट ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई तो 2 एनजीओ थे, एक एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड कॉमन कॉज और सीपीआई। इन्होंने जो गवर्नमेंट इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई और ये जो एक्ट वगैरह में अमेंडमेंट किए इसको चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और वहां पे एक पिटीशन फाइल करती है। शुरू के कुछ टाइम तक तो इसको टाला जाता है, इसमें डिले होता है, लेकिन फिर इसके बाद कोर्ट के अंदर हियरिंग स्टार्ट होती है और कोर्ट को यह डिसीजन लेना था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम लेके आई है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर नहीं है। और इस चीज का आंसर देने के लिए कोर्ट के सामने 2 क्वेश्चंस थे जिनके उनको जवाब देने थे। पहला ये कि जो ये बिना नाम डिस्क्लोज किए इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जितना मन करे उतना डोनेशन कर सकता है और उसका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा, तो क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1A के राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायलेट करता है। दूसरा क्वेश्चन कोर्ट के सामने ये था कि ये जो कंपनी एक्ट को चेंज किया कि अनलिमिटेड डोनेशन की जा सकती है, इनफैक्ट लॉस मेकिंग कंपनी जो है वो भी डोनेशन दे सकती है, तो क्या ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो कोर्ट को आंसर करने थे और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना था। तो पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि कोर्ट के अंदर क्या डिस्कशन चले। तो देखिए, कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई थी वो ये कहती है कि हम ये इसलिए लेके आए हैं ताकि ब्लैक मनी को हटाया जा सके, और डोनर जो डोनेट कर रहा है उसका नाम हमें मजबूरी में छुपाना पड़ रहा है क्योंकि अंडर आर्टिकल 21 एक डोनर का राइट है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ। तो हम चाह के भी कैसे डोनर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दें। और इस चीज को डिफेंड करने के लिए एग्जाम्पल से भी समझाया गया कि मान लो मैं एक डोनर हूं और मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाहता हूं। किसी वजह से अगर वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीतती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आ जाती है, तो वो मुझे परेशान कर सकती है, मेरी जान को खतरा हो सकता है, मेरे पीछे सीबीआई, ईडी ये सब लगा सकती है, हरास किया जा सकता है मुझे। तो जो आदमी डोनेट कर रहा है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो। जैसे जब एक सिटीजन वोट करता है तो वो छुपा के वोट करता है, वो सबके सामने नहीं करता, वो इसीलिए छुपाया जाता है कि वहां भी सेम चीज है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को पता चल जाएगा कि उसको किसने वोट दिया है, किसने नहीं दिया है,
तो उसके खिलाफ में पॉलिसीज बना सकती है, उसकी भी जान को खतरा हो सकता है। तो ये चीज सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आप ब्लैक मनी हटाना चाहते हैं। इसमें ये जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए हो, इसमें लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मींस, ये जो टेस्ट होता है ये आपने फॉलो नहीं किया। तो अब ये लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मींस टेस्ट क्या होता है? तो देखिए, मान लो कोई आदमी है, वो एक भीड़ वाले रूम में है, वहां एक सांप निकल जाता है और मान लीजिए उस आदमी के पास लाठी, बंदूक, हथगोले, न्यूक्लियर वेपन वगैरह सारी चीजें अवेलेबल है। बस इमेजिन करने के लिए आप मान लीजिए इसको। तो उस सांप को मारने के लिए उस आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि पहले वो उस चीज का यूज करे जिससे किसी और को नुकसान ना हो। जैसे लाठी से मार दिया जाए उस सांप को। अब उस सांप को मारने के लिए वो गोली और हथगोले फेंकने लगे तो वो सही नहीं है, उससे और लोगों को नुकसान हो सकता है। तो उसको लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव मींस जो है उनका यूज करना चाहिए। सेम चीज इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में, आपको ब्लैक मनी रोकनी थी तो आप आरटीआई के आर्टिकल 19(1)(a) को वॉयलेट किए बिना भी रोक सकते थे। जैसे इलेक्टोरल ट्रस्ट है, उसका यूज किया जा सकता था। आप कैश लेते ही नहीं, यूपीआई या चेक के थ्रू आप डोनेशन ले सकते थे। और भी बहुत सारे तरीके थे जिसका यूज किया जा सकता था। तो इस चीज में यह माना गया कि लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मींस टेस्ट जो है वो फेल कर दिया गया है। और भी बहुत सारे तरीके थे और इसीलिए कहा गया कि आरटीआई के आर्टिकल 19(1)(a) को वॉयलेट किया गया। ये जो पॉइंट था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी चीज कोर्ट ने कही कि अगर एक डोनर है वो ईमानदारी से पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहा है, बिल्कुल उसके पास राइट टू प्राइवेसी है, उसकी डिटेल्स छुपी रहनी चाहिए। लेकिन हमें यह देखना होगा कि जो डोनर है क्या वो सच में ईमानदारी से पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट के लिए पैसा दे रहा है या फिर अपना काम निकालने के लिए या लाइसेंस लेने के लिए या कोई और डील करने के लिए क्विड प्रो को का यूज कर रहा है और इसलिए पैसा दे रहा है। अगर ईमानदारी से डोनेशन दे रहा है अपनी फेवरेट पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करेगा और पता नहीं चलने देगा कि उसने किसको डोनेट किया। लेकिन कोई आदमी अगर ऐसा कर रहा है कि वो डोनेशन इसलिए दे रहा है कि उसका काम हो जाए, उसको लाइसेंस मिल जाए, उसको कोई और बेनिफिट मिल जाए, तो उस केस में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और ऐसा मान सकते हैं कि अगर कोई 20,000 डोनेशन दे रहा है या उससे कम डोनेशन दे रहा है तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए दे रहा होगा। लेकिन दिक्कत वहां आती है जहां लॉस मेकिंग कंपनी हजारों करोड़ दे रही है, तो उस केस में उनके इंटेंशन पे डाउट होता है। वहां पे फिर प्राइवेसी की बात नहीं आ सकती, फिर ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंडर में आ जाता है। और उस केस में आपको बताना होगा कि जो डोनर है जो इतने इतने करोड़ रुपए दे रहा है, उस केस में आपको बताना होगा कि वो कौन है, उसकी डिटेल्स आपको देनी होगी ताकि ये जो एक दूसरे का फायदा कराने के लिए जो डोनेशन का गेम चल रहा है ये सिस्टम खत्म हो। और दूसरी चीज, ये जो कंपनी एक्ट को चेंज करके अनलिमिटेड कर दिया गया था कि कितनी भी डोनेशन कर सकते हैं, इसको भी कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के हटा दिया और कहा कि ये चीज फ्री एंड फेयर इलेक्शन को वायलेट करती है। और ये जो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का जो ये पूरा रिफॉर्म आया था, इसको 15 फरवरी 2024 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। और इसके साथ साथ ये जो इनकम टैक्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, कंपनी एक्ट, ये सब जो अमेंड किए गए थे इनको भी हटा दिया गया। और फिर इसके बाद कोर्ट ने एसबीआई को डायरेक्शन दिए कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की सेल्स आप कर रहे हो इसको तुरंत रोक दो। और इलेक्शन कमीशन को कहा कि किस कंपनी ने किसको डोनेशन किए ये सारी डिटेल्स आप पब्लिक को डिस्प्ले करिए। और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास बॉन्ड वगैरह बचे हैं जो कैश नहीं कराए हैं तो उसको आप तुरंत वापस कर दीजिए। और फिर 21 मार्च तक ये सारी डिटेल्स आपके सामने आई गई थी क्योंकि पब्लिक हो गई थी और ये सारी डिटेल्स आपने देख भी ली होंगी। लेकिन जो सारी डिटेल्स आई थी, जो डेटा आया था, जैसा हमने गेस किया था, जो रूलिंग पार्टी थी उसको सबसे ज्यादा डोनेशन मिला था। किस पार्टी को कितना मिला था ये इस चार्ट में आप देख लेना। 92.30% का जो इलेक्टोरल बॉन्ड था वो 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में खरीदा गया था। मतलब कि आम आदमी के बजाय ये जो कॉर्पोरेट डोनर्स थे ये ही डोनेशन दे रहे थे। और ये जो डिटेल्स आई थी इनके अगर पैटर्न को भी एनालाइज आप करोगे तो कुछ चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग सामने आई हैं। जैसे इसमें 21 ऐसी कंपनीज मिली जिन्होंने तब बॉन्ड्स खरीदे जब उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसी, सीबीआई, ईडी इन्होंने रेड मारी। ये उन कंपनीज के नाम है और यहां पे आप देखोगे जिस मंथ में रेड पड़ी उसी मंथ में पैसा दिया गया। जैसे ये देखिए फ्यूचर गेमिंग, अप्रैल फर्स्ट वीक में रेड पड़ी, सेम वीक 7 अप्रैल को डोनेशन दी गई। इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 215 करोड़ था और इस कंपनी ने डोनेशन 1300 करोड़ से भी ज्यादा की दी। ये देखिए ये इसका ऑफिस है। और इसीलिए कहा जा रहा था कि ये जो कंपनी एक्ट को चेंज करके अनलिमिटेड कर दिया गया, अगर ये चीज नहीं की गई होती तो ऐसे केसेस नहीं आते। ऐसे ही अरविंदो फार्मा जो थी नवंबर 2022 में रेड पड़ी और सेम टाइम पे पैसा दिया गया। ये सब आप पॉज करके पढ़ लेना। और जो पार्टी जिस जगह पे पावर में थी उसको वहां पे बेनिफिट मिला। और बाकी सबके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए। किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी की भी डिटेल्स आपको चाहिए हो या पढ़ना हो तो आपको वहां मिल जाएंगी। ऐसे ही डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा की एक डील को लेके जनवरी 2021 में डीएलएफ के ऑफिस पे सीबीआई की रेड पड़ी। और फिर इसके बाद अक्टूबर 2019 से नवंबर 2022 के बीच में 170 करोड़ रुपए डोनेट किए गए बॉन्ड्स के थ्रू। और फिर इसके 5 महीने बाद अप्रैल 2023 में पता चलता है कि ये जो डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा की डील थी इसमें कोई भी वायलेशन नहीं हुआ था। मेघा इंजीनियरिंग ने 11 अप्रैल 2023 में 100 करोड़ डोनेट किए थे और उसके अगले ही महीने 14,400 करोड़ का टनल प्रोजेक्ट मिल गया इनको। ये उन कंपनीज की लिस्ट
लिस्ट है जिन्होंने अपने प्रॉफिट से ज्यादा डोनेट कर दिया है। If you don't have a percentage, Yes. why would a company, for what conceivable reason would a company donate 100% of its profit? I have a 1 rupee profit, but I will donate 100 crore. Why would a company do that? ऐसे ही कोविड के टाइम पे आपको याद होगा रेमडेसिविर जैसी ड्रग्स आए थे, तो उस टाइम पे 7 कंपनियां ऐसी थी जो क्वालिटी चेक फेल कर गई थी। ये उन 7 कंपनियों के नाम है। जैसे हेट्रो लैब्स थी, जुलाई 2021 आते आते इसको 6 नोटिस भेजे गए थे महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि ये जो रेमडेसिविर बना रहे थे इनके सैंपल में येलो कलर आ रहा था जो कि एकदम क्लियर होना चाहिए था, इसलिए सैंपल क्वालिटी में फेल कर गए थे। ओम प्रकाश सधवानी, फॉर्मर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ ड्रग्स, ने कहा कि इनके लाइसेंस सस्पेंड हो जाने चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या, जुलाई 2021 को नोटिस गया इस कंपनी को और अप्रैल 2022 को 40 करोड़ इन्होंने डोनेट किए और फिर ये बच गए। ऐसी बाकी बची जो कंपनीज थी जिनके ड्रग्स क्वालिटी चेक फेल कर गए थे, उनको नोटिस गया, उसके बाद वो बॉन्ड्स खरीदते हैं, उसके बाद फिर वो बच जाते हैं और अभी तक उनके केस पेंडिंग चल रहे हैं। जो लिस्ट आई थी डोनर्स की, उसमें जो टॉप 50 कंपनीज थी जिन्होंने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया था, वो आप देखोगे उनके वर्किंग ऑपरेशंस जो थे वो कहीं ना कहीं सरकारी ग्रांट्स और कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट थी, जहां पे लैंड का अप्रूवल, एनवायरनमेंट का लाइसेंस, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो देखिए, आप ये जो पूरी पॉलिटिकल फंडिंग होती है, इसको लेके भले ही अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन सच बात यह है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आना बहुत ही जरूरी है, तभी हमारा फायदा होगा। अगर हम अपनी अपनी पार्टियों को पकड़ के लड़ते रहेंगे तो इसमें हमारा भी नुकसान होगा और देश का भी नुकसान होगा। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं कि आप भी हाँ, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक वोट क्या है। इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझे होंगे कि क्या है, हमारे देश के उज्जवल के लिए ये कामा नहीं होना चाहिए जो कामा बताया जा रहा है वीडियो के अंदर। अगर रियली भी अगर ऐसा है तो यार इसको बंद होना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि क्या है, मानो मैं गरीबी मिटाओ बोल के पिछले 70 साल से बोलते आ रहे हैं, मगर गरीबी मिटी नहीं है। क्यों नहीं मिटी है? ऐसे कामा करने की वजह से, क्योंकि इनको ब्लैक मनी बैक साइड से बहुत मिल जाता है। तो इसीलिए हमारा उपदेश रहना चाहिए कि अब सोच समझकर वोट करना चाहिए। ये देखो, खाने वाले दोनों तरफ है, जब बात ऐसा है तो दोनों खड़े रह गए एक जगह जाकर। तो ये बात ध्यान में रखना, ध्यान में रखकर वोट डालना। जय श्री राम, जय हिंद।